हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का जो वीडियो रहेगा इसमें हम लोग 9 से लेकर 14 फरवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 8 फरवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया था और ऐप में थोड़ा सा भी अंडर मेंटेनेंस दिखा रहा है। कुछ लोगों की क्वेरीज लगातार आ रही हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लो आप लोग। ऐप थोड़ा सा अभी अंडर मेंटेनेंस है, लेकिन 2-4 दिन में सही हो जाएगा। फरवरी से आगे ज़्यादा टाइम नहीं डिले होगा इसमें, मतलब चीज़ें सही हो जाएंगी। और जब तक पेड कोर्स हम लोग नहीं लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पर फ्री में वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जिनके भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं अभी अप्रैल और मार्च अप्रैल या मई में, ठीक है, उन सभी लोगों को मैं ये बोलूँगा कि आप लोग तब तक यूट्यूब से वीडियोज़ वगैरह देखते रहो, ठीक है। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला गया है। इन ऑर्डर टू इनेबल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट हैव बीन इवेल्युएटेड ऑन रिलेवेंट एनवायरमेंट ई, सोशल एस एंड गवर्नेंस एस जी फैक्टर, which life insurance company has recently launched a sustainable equity fund। बढ़िया क्वेश्चन है। प्रासंगिक पर्यावरण, सामाजिक और शासन कारकों पर मूल्यांकन किए गए कंपनियों में निवेश करने के लिए निवेशकों को सक्षम करने के लिए किस जीवन बीमा कंपनी ने हाल ही में सस्टेनेबल इक्विटी फंड लॉन्च किया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, ऑप्शंस जो हैं वो आपके सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर होगा बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा। बजाज एलियांज लाइफ सस्टेनेबल इक्विटी फंड नाम से ये लॉन्च किया गया है, जिससे कि इन्वेस्टर्स उन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकें जो सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस इतना पढ़ना है। क्वेश्चन को एक बार हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ लेना, समझ लेना, इसका आंसर याद कर लेना। बहुत डीप में नहीं जाएंगे, पीडीएफ में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और आपको दे दी जाएगी, क्योंकि बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर है, तो इसलिए इसका हेडक्वार्टर वगैरह भी हम लोग जान लेते हैं। तो पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। तरुण चुग जो है वो इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। कौन? तरुण चुग जो है वो इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू पावर इट्स इनोवेटिव न्यू रिवॉर्ड्स प्रोग्राम विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद ग्लोबल फिनटेक एस्केंडा, ठीक है, अपने इनोवेटिव न्यू रिवॉर्ड्स प्रोग्राम को शक्ति प्रदान करने के लिए और ज़्यादा मजबूत करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में ग्लोबल फिनटेक एसेंडा के साथ में साझेदारी की है। एसेंडा, एस्केंडा नहीं, एसेंडा, ठीक है ना, एसेंडा के साथ में साझेदारी की है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। एसेंडा क्या है ये जान लो। तो ये जो है ग्लोबल फिनटेक है। एसेंडा जो है एक ग्लोबल फिनटेक कंपनी है। इसके साथ में भी कौन सी बैंक ने पार्टनरशिप किया है, जिससे कि वो अपने इनोवेटिव न्यू रिवॉर्ड्स प्रोग्राम को और ज़्यादा पावरफुल बना सके और ज़्यादा मजबूत कर सके, इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर बी एक्सिस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो एसेंडा है ग्लोबल फिनटेक कंपनी, ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, ठीक है, जो कि ग्लोबल रिवॉर्ड कार्ड पर काम करती है। और इसी के साथ में अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि अपने क्रिएटिव न्यू रिवार्ड्स प्रोग्राम को और ज़्यादा मजबूत कर सके, ठीक है ना। एक्सिस बैंक का अभी 3 प्रोग्राम चलते हैं, रिवार्ड प्रोग्राम चलते हैं। उनके क्या क्या नाम है, उनके हम लोग नाम भी जान लेते हैं, ठीक है, क्या क्या नाम है। तो पहला है एक्सिस बैंक पॉइंट, दूसरा है 3 नहीं 2, पहला है एक्सिस बैंक पॉइंट, दूसरा है माइल्स ट्रांसफर प्रोग्राम। ये 2 प्रोग्राम है रिवार्ड प्रोग्राम एक्सिस बैंक के, ठीक है। और इसको और ज़्यादा इनोवेटिव बनाने के लिए और ज़्यादा इसको पावरफुल करने के लिए और ज़्यादा इसको अच्छा करने के लिए एक्सिस बैंक ने भी ग्लोबल फिनटेक एसेंडा के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। क्योंकि एक्सिस बैंक इसका आंसर होगा, इसलिए इसके हेडक्वार्टर वगैरह को हम लोग जानेंगे। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा। अमिताभ चौधरी जो है वो इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। बढ़ती का नाम जिंदगी इसकी टैगलाइन हो जाएगी। एक्सिस बैंक के बारे में मैंने बताया, बाकी ऑप्शन में एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक भी है। तो इनका हेडक्वार्टर, टैगलाइन और एमडी एंड सीईओ जो है आप लोग कमेंट कर बताओगे। मैं वीडियोस में देख रहा हूँ कोई लोग कमेंट कर बता नहीं रहा है, तो कमेंट कर आप लोग बताओ, ठीक है। याद है तब भी लिखो, चीज़ें याद रहेंगी। बहुत बेसिक छोटी छोटी चीज़ें पूछता हूँ, तो ये चीज़ आप लोग जो है मतलब उसी टाइम पर रिकॉल करते रहा करो। और पिछले वीडियोस को भी 1-2 बार देखो, चीज़ें याद करो। जब तक पेड कोर्स वगैरह नहीं हो रहा है तब तक यहाँ पर वीडियोस वगैरह मिलते रहेंगे, तो यहाँ पर देखो, ठीक है। नेक्स्ट, in order to introduce RuPay credit card on UPI, which payment bank has recently partnered with National Payments Corporation of India NPCI, ठीक है। यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए किस भुगतान बैंक ने हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई के साथ में साझेदारी की। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका आंसर जानते हैं, इसका आंसर होगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी पेटीएम पेमेंट्स बैंक इसका आंसर हो जाएगा। यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अभी हाल ही में एनपीसीआई के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, बस और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है ना। और एक पॉइंट और यहाँ पर जानते हैं, जनवरी 2023 में टोटल 8 बिलियन यूपीआई ट्रांजेक्शन्स किए गए हैं, ठीक है ना।
और ये बात किसकी हो रही है, जनवरी 2023 की। जनवरी 2023 में टोटल 8 बिलियन यूपीआई ट्रांजेक्शन्स किए गए हैं। ऑप्शन में जितने भी पेमेंट्स बैंक दी गई हैं इनका सबका हेडक्वार्टर आप लोग फटाफट कमेंट कर बता दो। नेक्स्ट देखेंगे, रिपोर्ट टाइटल्ड मेकिंग इंडिया ग्लोबल पावर हाउस ऑन द फार्म मशीनरी इंडस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इन कृषि भवन न्यू दिल्ली बाय होम। ठीक है, मेकिंग इंडिया ग्लोबल पावर हाउस ऑन फार्म मशीनरी इंडस्ट्री नामक एक रिपोर्ट हाल ही में कृषि भवन नई दिल्ली में किसके द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, इस रिपोर्ट का नाम आप लोग याद रखना, मेकिंग इंडिया ग्लोबल पावर हाउस ऑन फार्म मशीनरी इंडस्ट्री, ये रिपोर्ट का नाम है। कृषि भवन नई दिल्ली में भी लॉन्च की गई है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है इसमें पूछा है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शोभा करांडलजे, शोभा करांडलजे, इसका ऑप्शन नंबर है आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, शोभा करांडलजे ऑप्शन नंबर है इसका आंसर हो जाएगा। और ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैं। ठीक है ना, रिपोर्ट किसके द्वारा प्रिपेयर की गई, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये रिपोर्ट जो है वो NCAER के द्वारा प्रिपेयर की गई। NCAER मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा ये रिपोर्ट जो है पब्लिश की गई है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा मैं लिख रहा हूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा इसकी जो स्टडी है वो स्पॉन्सर की गई है। कोई भी रिपोर्ट जब तैयार होती है तो उसके पीछे कुछ स्टडी की जाती है, तो ये जो स्टडी की गई वो महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा स्पॉन्सर की गई है। इंडिया को नॉन ट्रैक्टर फार्म मशीनरी का हब बनाने के लिए क्या क्या विजन होना चाहिए। फिर से सुनो आप लोग, नॉन ट्रैक्टर मतलब बिना ट्रैक्टर के, ट्रैक्टर आप लोग जानते होंगे। ठीक है ना, मैं लिख रहा हूँ, इंडिया को नॉन ट्रैक्टर फार्म मशीनरी हब बनाने के लिए क्या क्या विजन होना चाहिए। इन सब पॉइंट्स को इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है। ठीक है ना, कुछ और एक दो पॉइंट्स होंगे जो PDF में आपको दे दिए जाएंगे, यहाँ पर पढ़ना जरूरी नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर चीज़ों को छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट, एज पर द फर्स्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 व्हाट इज द रेपो रेट। ठीक है ना, वित्त वर्ष 2023 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट क्या है। ठीक है, अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी। ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर 2023 की पहली मीटिंग थी वो, और उस मीटिंग में कुछ चीज़ें डिसाइड की गई, कुछ हर बार कुछ ना कुछ फैसले लिए जाते हैं, रेपो रेट वगैरह कम ज़्यादा होती रहती है जो भी, तो वो इसमें पूछा गया है कि उसके हिसाब से रेपो रेट क्या है ये इसमें पूछा गया है। तो पहले इसका आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी 6.50%, 6.50% इसका आंसर होगा। तो जो नई रेपो रेट है वो 6.50% है। ठीक है ना, 6 से लेकर 8 फरवरी के बीच में, 6 से लेकर 8 फरवरी 2023 के बीच में अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए थे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है उनको टू द पॉइंट हम लोग एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें नहीं करेंगे। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का PDF भी आप लोग पढ़ना, वहाँ पर और ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें दी जाएंगी। जितना ज़रूरी है, जितना सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके बाद भी कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो PDF में डालूंगा, तो वहाँ से एक बार आप पढ़ना। हालांकि वीडियो भी देखने के बाद में मैक्सिमम चीज़ें मैं कवर करूँगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि PDF भी एक बार आप लोग पढ़ना। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये जो रिपोर्ट थी, जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग हुई थी, इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई, तो इसमें फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए इंडिया की GDP जो है वो 6.4% अनुमानित की गई है MPC के अनुसार से। रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.50 कर दिया गया, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था। और इसका मतलब कि पहले क्या रहा होगा रेपो रेट, तो पहले रहा होगा 6.25%। ठीक है ना, और नई रिवाइज्ड दरें क्या हैं वो भी हम लोग जान लेते हैं। रेपो रेट क्वेश्चन में पूछा गया था, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, उसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, 6.50% है। रिवर्स रेपो रेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3.35%। ठीक है ना, इसके बाद अगर हम लोग SDF की बात करते हैं, अब SDF वगैरह आप लोगों को आता होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। 6.25% फुल फॉर्म तो एटलीस्ट आता ही होगा। MSF की अगर हम लोग बात करते हैं तो MSF का जो हमारा हो जाएगा 6.75% हो जाएगा। ठीक है ना, SLR की अगर हम लोग बात करें, तो ये 18% है। CRR की अगर हम लोग बात करें, कैश रिजर्व रेशियो की अगर हम लोग बात करें, तो ये 4.50% है। तो ये चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लेना, ये नई दरें हैं। ठीक है ना, और भी पॉइंट्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मीटिंग हुई इसमें कुछ डाटा भी दिया गया। उस डाटा के अनुसार 27 जनवरी 2023 तक, 27 जनवरी 2023 तक इंडिया का जो फॉरेक्स है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो 576, फिर से सुनना आप लोग, 576.8 बिलियन USD। ठीक है, बिलियन USD। इस रिपोर्ट में जो पॉइंट बताया गया उसके हिसाब से 27 जनवरी 2023 तक इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 576.8 बिलियन USD था। ठीक है ना, और मैं बोल रहा हूँ ना कि सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ और चीज़ें हैं जो पढ़ना हमें ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं ले रहा हूँ, वो PDF में मिलेंगी। ठीक है, तो पढ़ना PDF आप लोग।
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की लैंडिंग और बोरोइंग की भी परमिशन दे दी गई है आरबीआई ने, ठीक है ना। आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की लैंडिंग और बोरोइंग की भी परमिशन दे दी गई है, और इसके लिए मार्केट ट्रेडिंग आवर्स को भी बढ़ा दिया गया है। मार्केट ट्रेडिंग आवर्स जो है वो 9 AM से, यानी कि 9 बजे सुबह से लेकर 5 PM तक कर दिया है, जबकि ये ड्यूरेशन पहले जो हुआ करती थी वो 9 AM से लेकर 3:30 PM तक, यानी कि 3:30 बजे तक ही होती थी, लेकिन अब इसको 9 बजे से लेकर 5 बजे तक कर दिया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की लेंडिंग और बोरोइंग की परमिशन आरबीआई के द्वारा दे दी गई है, इसलिए जो है ट्रेडिंग आवर्स है उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना। और इसके साथ साथ QR बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन भी देश के 12 शहरों में आरबीआई लॉन्च करेगी एज ए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। ये भी ध्यान रखना, ये भी पॉइंट बढ़िया है, पूछा जा सकता है कि QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन का पायलट प्रोजेक्ट भी देश के 12 शहरों में आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। कितने शहरों में लॉन्च किया जाएगा ये पूछा जा सकता है। 12 शहरों में QR बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन होगी, ठीक है ना। वक्रांगी लिमिटेड के द्वारा व्हाइट लेबल ATMs को सेटअप करने और उसको ऑपरेट करने की जो ऑथराइजेशन वैलिडिटी है उसको भी 31 मार्च 2024 तक आरबीआई के द्वारा बढ़ा दिया गया है। कब तक? 31 मार्च 2024 तक आरबीआई के द्वारा उसको भी बढ़ा दिया गया है, ठीक ना। व्हाइट लेबल ATM क्या होता है बताओ आप लोग, व्हाइट लेबल ATM क्या होता है, ठीक ना। ATM के कितने टाइप होते हैं, उसी में से एक है व्हाइट लेबल ATM। व्हाइट लेबल ATM क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताओगे। पिछले कई वीडियोज़ में बार बार मैं बताया हूँ, तो आप लोग इसको कमेंट कर बताओ। नहीं भी पता होगा जिनको, PDF में मैं इसके बारे में डाल दूंगा, वहाँ से पढ़ लेना, लेकिन फिलहाल आप लोग इसको बताओ कि व्हाइट लेबल ATM क्या होता है। और व्हाइट लेबल की अगर बात ही हो रही है तो अभी देश में टोटल 6,283 व्हाइट लेबल ATMs हैं, ठीक है ना। कुछ और भी पॉइंट्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के, पर्टिकुलर क्वेश्चन के, जो PDF में आपको मिलेंगे। व्हाइट लेबल ATM में बता ही दे रहा हूँ, किसी भी नॉन बैंक एंटिटी के द्वारा जो है व्हाइट लेबल ATM चलाए जाते हैं, लगाए जाते हैं और उनके द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। नॉन बैंक एंटिटी मतलब वो बैंक की नहीं होती है, ठीक है ना। अलग से लोग लाइसेंस लेते हैं, जैसे टाटा टेलीकॉम वगैरह के, टाटा के दिखते होंगे ना आप लोगों को कहीं मार्केट में, तो इस तरीके से होती हैं, वो बैंक नहीं होती हैं, वो आरबीआई से परमिशन लेके वो अपना ATM वगैरह की ATM फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कुछ और पॉइंट्स PDF में मिलेंगे, वहां से आप लोग पढ़ना। हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच फिनटेक ऐप रिसेंटली बिकम द फर्स्ट फिनटेक ऐप इन इंडिया टू ऑफर UPI पेमेंट्स थ्रू रुपे क्रेडिट कार्ड्स। बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा फिनटेक ऐप हाल ही में रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से UPI भुगतान की पेशकश करने वाला भारत का पहला फिनटेक ऐप बन गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन नंबर डी मोबीक्विक इसका आंसर होगा, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। UPI पे रुपे क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला फिनटेक ऐप बन गया है मोबीक्विक। क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये पहला फिनटेक ऐप है जो कि UPI पे रुपे क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करेगा, ठीक है ना, जो कि UPI पेमेंट्स को रुपे क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑफर करेगा। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट बनता है, जब कोई चीज़ पहला आखिरी होता है तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी मोबीक्विक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, बाय व्हिच नेम ऊज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वॉइस विजुअल एंड वर्नाकुलर बैंकिंग ऐप फॉर द डिजिटली चैलेंज्ड। ऊज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में किस नाम से डिजिटल रूप से विकलांग लोगों के लिए भारत का पहला वॉइस विजुअल और वर्नाकुलर बैंकिंग ऐप लॉन्च किया हुआ है? यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है डिजिटली चैलेंज। डिजिटली चैलेंज का क्या मतलब होता है? डिजिटली चैलेंज का मतलब ये होता है कि जो लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो लिखना पढ़ना नहीं जानते तो बोल के कम से कम अपना काम कर पाएंगे ना, तो उनके लिए किया गया है। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक ना। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऊज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। किस नाम से लॉन्च किया गया ये इसमें पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेलो ऊज्जीवन। हेलो ऊज्जीवन, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। हेलो ऊज्जीवन नाम से ऊज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में डिजिटल रूप से विकलांग लोगों के लिए भारत का पहला वॉइस विजुअल और वर्नाकुलर बैंकिंग ऐप लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। ऊज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की यहाँ पर बात हुई है, तो इसके हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर होगा। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो बिल्ड अ बेटर लाइफ इसकी टैगलाइन हो जाएगी। इत्तिरा डेविस जो है वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। इत्तिरा डेविस इसके MD एंड CEO होंगे। बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। बिल्ड अ बेटर लाइफ जो है इसकी टैगलाइन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, हेलो ऊज्जीवन, याद रखना, ये नाम याद रखना। देखो इसमें हाय, हे, हेलो, चलो सब कुछ दिया गया है ना, ऐसे कन्फ्यूजिंग ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, तो ये आप लोग याद रखना, हेलो ऊज्जीवन। नेक्स्ट, Which company has recently launched a new portal named Insurance Mall for its customer to ensure an easy buy experience?
किस कंपनी ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए एक आसान खरीद अनुभव सुनिश्चित करने के लिए इंश्योरेंस मॉल नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया हुआ है? इंश्योरेंस मॉल नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस इंश्योरेंस कंपनी में लॉन्च किया है, किस इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है, ये इसमें पूछा गया है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना पढ़ो, इसमें और ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। इंश्योरेंस मॉल याद रखो, बजाज फाइनेंस लिमिटेड याद रखो, क्यों लॉन्च किया गया है ये भी आप लोग याद रखो। टू इंश्योर एंड ईजी बाई एक्सपीरियंस, ठीक है ना, आसान खरीद अनुभव को सुनिश्चित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हिच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली रिब्रांडेड इटसेल्फ एज जूनो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड? किस बीमा कंपनी ने हाल ही में खुद को जूनो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के रूप में पुनः रिब्रांडेड किया, फिर से ब्रांडेड किया है, मतलब कि अपना नाम चेंज किया है? व्हिच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली रिब्रांडेड इटसेल्फ एज जूनो जनरल इंश्योरेंस कंपनी? कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने अपना नाम बदलकर अपने आप को फिर से रिब्रांड किया हुआ है जूनो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नाम से? ये इसमें पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर है। बस इतना ही पढ़ना है, एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स अक्रॉस इंडिया ए कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन नेम्ड डिजिटल पेमेंट्स उत्सव हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स? कैंपेन का नाम याद रखना, डिजिटल पेमेंट उत्सव। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये इसमें पूछा गया है, ठीक है ना, और क्यों लॉन्च किया गया है ये बता दिया गया क्वेश्चन में। टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स अक्रॉस इंडिया, पूरे भारतवर्ष में डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए ये लॉन्च किया गया है कैंपेन, कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन। और कैंपेन का नेम क्या है? डिजिटल पेमेंट्स उत्सव, ठीक है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर सी अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो अश्विनी वैष्णव जी हैं ये यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं और इन्होंने ही डिजिटल पेमेंट उत्सव को लॉन्च किया है। इस कैंपेन के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने का कार्य होगा। इस कैंपेन के साथ साथ अश्विनी वैष्णव जी ने डिजिटल पेमेंट संदेश यात्रा भी लॉन्च की है। डिजिटल पेमेंट्स उत्सव के साथ साथ अश्विनी वैष्णव जी ने डिजिटल पेमेंट संदेश यात्रा भी लॉन्च की है और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को विभिन्न प्रकार के जो डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन होते हैं उसके बारे में बताना है। डिफरेंट टाइप के जो डिजिटल पेमेंट सोल्यूशंस होते हैं इस यात्रा के माध्यम से लोगों को बीच में उसके लिए अवेयरनेस फैलाई जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ में डिजिटल ट्रांजैक्शंस के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये सब भी बताया जाएगा इसके माध्यम से। इसके बारे में भी उन्हें अवेयरनेस फैलाई जाएगी उनके बीच में कि जब भी हम लोग डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें बताया जाएगा, ठीक है ना। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप इवेंट का ही एक पार्ट है ये डिजिटल पेमेंट उत्सव, ठीक है ना। और 9 फरवरी 2023 से 9 अक्टूबर 2023 तक ये चलेगा, ये टाइम याद रखना, ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। 9 फरवरी 2023 से लेकर 9 अक्टूबर 2023, 9 फरवरी 2023 से लेकर 9 अक्टूबर 2023 तक ये चलेगा, ठीक है। डिजिटल पेमेंट उत्सव की बात कर रहा हूँ मैं, ये पूछा जा सकता है ना कि डिजिटल पेमेंट उत्सव कब से कब तक चलेगा, तो 9 फरवरी 2023 से लेकर 9 अक्टूबर 2023 तक ये चलेगा। और पूरे इंडिया में स्पेशली लखनऊ उत्तर प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना, बेंगलुरु कर्नाटका में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए इस कैंपेन को मतलब लॉन्च किया गया है। मेन सिटीज़ यही हैं, बाकी पूरे इंडिया में ही होगा लेकिन जो मेन मुख्य सिटी हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना, बेंगलुरु कर्नाटका में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना इस कैंपेन का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर सी अश्विनी वैष्णव इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन में गिरिराज सिंह का भी नाम दिया गया, कौन से मिनिस्टर है ये, इनके पास में कौन सा मंत्रालय है। निर्मला सीतारमण जी का भी नाम दिया गया, इनके पास में कौन सा मंत्रालय है। अमित शाह जी का भी नाम दिया गया, इनके पास में कौन सा मंत्रालय है और इनकी क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कौन सा इनका क्षेत्र है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तो होगा नहीं, लोकसभा से होंगे या राज्यसभा से होंगे, तो क्या है इनका ये आप लोग कमेंट कर आप लोग बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए न्यू फंड ऑफर NFO बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप फंड फॉर इन्वेस्टर्स लुकिंग टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो अक्रॉस लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरीज। द NFO यानी कि न्यू फंड ऑफर फॉर द स्कीम ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन द 10th of February 2023. When will it close for subscription? बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड ने हाल ही में लार्ज, मिड और स्मॉल कैप श्रेणियों में अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के इच्छुक निवेशकों के लिए एक नया फंड ऑफर बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप फंड लॉन्च किया है, ठीक है ना। यह योजना NFO 10 फरवरी 2023 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। सब्सक्रिप्शन के लिए यह बंद कब होगा? जो NFO लॉन्च किया गया है, किस नाम से लॉन्च किया गया है? बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप फंड,
किसके लिए लॉन्च किया गया? इन्वेस्टर्स के लिए जो कि अपने पोर्टफोलियो को लार्ज मिड और स्मॉल कैप कैटेगरीज में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए जो ओपनिंग हुई है 10 फरवरी से, मतलब ये ओपन कर दिया गया है, ये जो न्यू फंड ऑफर है 10 फरवरी 2023 से। कब ये खत्म होगा ये इसमें पूछा गया है, तो ये जो खत्म होगा 24 फरवरी 2023 तक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 24 फरवरी 2023 ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अभी हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप फंड नाम से एक न्यू फंड ऑफर लॉन्च किया हुआ है। क्यों लॉन्च किया है? जिससे कि इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को लार्ज मिड और स्मॉल कैपिटल में कैटेगराइज कर सकें, डाइवर्सिफाई कर सकें। 2-2 3-3 बार मैं चीज़ों को इसलिए बोल देता हूँ कि वीडियो में ही चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएं। आप लोग देखते हो ना कि एक एक लाइन को मैं 2-2 3-3 बार रिपीट करता हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग जब मेरी बातें सुनोगे तो पीडीएफ पढ़ने के कंपैरिजन में यहाँ पर जल्दी आसानी से याद हो जाता है। तो इसीलिए मैं बार बार अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि आँख कान मतलब सब खोल के रखा करो, चीज़ें दिमाग में घुसनी चाहिए। मुरारी बापी की कथा की तरीके से, सत्यनारायण स्वामी की कथा की तरीके से, श्रीमद् भागवत की कथा की तरीके से मत सुना करो कि पूरी कहानी आधे घंटे का वीडियो सुने और लास्ट में फिर आपको पंजीरी और चरणामृत दिया जाएगा और आप पी लोगे, खा लोगे और एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आओगे। इस तरीके से मत सुना करो। चीज़ों को सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो, टाइम अपना खपा रहे हो तो सुनो, याद करो, नोट डाउन करो, पेन चलाओ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 24 फरवरी 2023 इसका आंसर होगा। ये स्कीम 10 फरवरी 2023 को ओपन हुई थी और 24 फरवरी 2023 को एंड होगी, ये इसमें पूछा गया है। टोटल एसेट का मिनिमम 25%, ये चीज़ याद रखना, 25% टोटल एसेट का मिनिमम 25% लार्ज मिड और स्मॉल कैप में कैटेगराइज करना होगा। 5,000 रुपये मिनिमम इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना होगा इस स्कीम में। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ी बहुत और चीज़ें इस क्वेश्चन से, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड पीडीएफ में भी आपको मिलेंगी, वहाँ से पढ़ना। नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द ईस्टर्न डेवलपमेंट बैंक टू हिमाचल प्रदेश फॉर हॉर्टिकल्चर सेक्टर टू बूस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, प्रमोट हॉर्टिकल्चरल एग्री बिजनेसेस एंड इंक्रीज फार्मर्स इनकम। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने, बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए बागवानी क्षेत्र के लिए एशियाई विकास बैंक के द्वारा हिमाचल प्रदेश को हाल ही में कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा USD 130 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 130 मिलियन इसका आंसर हो जाएगा। अगर INR में हम लोग इसकी बात करें तो 10-72 करोड़ रुपए ये इसकी INR में वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन में दोनों में से कोई एक चीज़ दी रहेगी। हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसके अंडर ये लोन दिया गया है। क्यों दिया गया है ये लोन, क्वेश्चन में ही आप लोगों को बता दिया गया है, तो ये जान लो कि लोन क्यों दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया गया है। किसको दिया गया है ये भी बता दिया गया, हिमाचल प्रदेश को दिया गया, कितना दिया गया ये भी आपको बता दिया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की यहाँ पर बात हो रही है, तो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। मसात्सुगु आसाकावा जो है वो इसके क्या हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ द इंटरगवर्नमेंटल फोरम एंड लीडरशिप इन मोबाइल पेमेंट्स, व्हिच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द G20 थीम QR कोड। भारत के अंतर सरकारी फोरम की अध्यक्षता और मोबाइल भुगतान में नेतृत्व का जश्न मनाने के लिए किस कंपनी ने हाल ही में G20 थीम QR कोड लॉन्च किया है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पेटीएम। ऑप्शन नंबर बी पेटीएम इसका आंसर हो जाएगा। डिजिटल पेमेंट उत्सव के दौरान अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ये QR कोड लॉन्च किया गया था। इस QR कोड में डिजी धन मिशन का लोगो भी लगा हुआ है, ठीक है ना। और ये QR कोड लॉन्च क्यों किया गया, ये क्वेश्चन में बता दिया गया है। इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल फोरम एंड लीडरशिप इन मोबाइल पेमेंट्स। मोबाइल पेमेंट्स में भारत लीडिंग पोजीशन पे लीडरशिप कर रहा है, ठीक है ना। इंडिया के पास में इंटर ग्लोबल फोरम का प्रेसिडेंसी है, तो इन सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए पेटीएम के द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी पेटीएम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हिच बैंक हैज रिसेंटली एक्वायर्ड 100% ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड SFPL। किस बैंक ने हाल ही में सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के 100% इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, 1 लाइनर क्वेश्चन रहेगा सिर्फ। कोटक महिंद्रा बैंक ऑप्शन नंबर है इसका आंसर होगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने अभी हाल ही में 537 करोड़ रुपए कैश में 537 रुपये कैश में कोटक महिंद्रा बैंक ने भी हाल ही में सोनाटा फाइनेंस का पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया है। क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक इसका आंसर होगा, इसलिए इसके हेडक्वार्टर वगैरह के बारे में जानेंगे। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा। उदय कोटक इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। लेट्स मेक मनी सिंपल ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। लेट्स मेक मनी सिंपल ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी।
कोटक महिंद्रा के बारे में मैंने बता दिया, बाकी ऑप्शन में और जो भी बैंकें हैं इन सारी चीज़ों का हेडक्वार्टर, टैगलाइन और एमडी एनसीयू आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलोगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। इन ऑर्डर टू बूस्ट टेस्ट ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स फॉर कस्टमर्स एंड मर्चेंट्स एज पार्ट ऑफ द आरबीआई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स प्रोग्राम, व्हिच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद क्रंचफिश डिजिटल कैश टू लॉन्च ऑफलाइन पे पायलट प्रोग्राम। क्वेश्चन बढ़िया है। आरबीआई नियामक सैंडबॉक्स प्रोग्राम के एक हिस्से के रूप में ग्राहकों और व्यापारियों के लिए ऑफलाइन डिजिटल भुगतान का परीक्षण करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में ऑफलाइन पे नामक एक पायलट प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए क्रंचफिश डिजिटल कैश के साथ में साझेदारी की है? क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ना तब समझ में आएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं क्वेश्चन से ही देने की कोशिश करता हूँ, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी तरीके से फ्रेम कर देता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ही मिल जाए। तो ऑप्शन नंबर सी एचडीएफसी बैंक इसका आंसर होगा। पहले आंसर जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा इलेबरेट करते हैं, थोड़ा सा आसान आम बोलचाल की भाषा में और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर सी एचडीएफसी बैंक इसका आंसर होगा। एचडीएफसी बैंक ने भी हाल ही में क्रंचफिश डिजिटल कैश के साथ में पार्टनरशिप किया। क्यों पार्टनरशिप किया? ऑफलाइन पे नाम से एक पायलट प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए। किस नाम से? ऑफलाइन पे नाम से। तो ऑफलाइन पे पायलट प्रोग्राम कौन से बैंक लॉन्च किया? एचडीएफसी बैंक ने। इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, तो ये भी याद रखना, ठीक है ना। फिर से सुनो आप लोग, एचडीएफसी बैंक ने क्रंचफिश डिजिटल कैश के साथ में भी हाल ही में पार्टनरशिप किया। क्यों किया? ऑफलाइन पे नाम से एक डिजिटल प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए पार्टनरशिप की गई। इस प्रोग्राम में क्या होगा? तो इस प्रोग्राम में कस्टमर्स और मर्चेंट के लिए ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स को टेस्ट किया जाएगा। फिर से सुनो आप लोग, मैं फिर से बोलूँगा, बोर लग रहा होगा आप लोगों को, बोरियत लग रही होगी, लेकिन 2-3 बार मैं बोल रहा हूँ, सुनो, याद करो यहीं पे, ठीक है ना। एचडीएफसी बैंक ने क्रंचफिश डिजिटल पेमेंट के साथ में साझेदारी की हुई, पार्टनरशिप किया। ऑफलाइन पे नाम से एक पायलट प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए ये साझेदारी की गई, ठीक है ना। ऑफलाइन पे नाम से एक पायलट प्रोग्राम होगा, ठीक है ना। तो जो पायलट प्रोग्राम है ऑफलाइन पे, इसमें क्या होगा? तो कस्टमर्स और मर्चेंट्स के लिए ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स को इसमें टेस्ट किया जाएगा, उनकी टेस्टिंग की जाएगी, और ये सब जो कुछ भी होगा ये आरबीआई के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स प्रोग्राम के तहत में होगा। इतनी चीज़ें तो क्वेश्चन में ही आप लोगों को बताई गई थी, ठीक है। ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्री की पहली बैंक बन गई एचडीएफसी। ये क्वेश्चन भी बनता है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सुन लेना, ठीक है ना। स्टैटिक भी बन रहा है यहाँ पर। स्टैटिक किस लिए बन रहा है? क्योंकि ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करने वाली पहली बैंक बन गई इंडस्ट्री की एचडीएफसी बैंक। तो जो पहली है स्टैटिक होगी ना, अब तो ये चेंज होगी नहीं, तो ये यहाँ से इसलिए भी मतलब ये स्टैटिक भी बनना है। फिर से सुनो आप लोग, ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करने वाली पहली बैंक बन गई इंडस्ट्री की एचडीएफसी बैंक, जिसने कि ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइड किया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग किसी भी तरीके से कर सकती है, जैसे अभी जीबी वाली एग्जाम में किया हुआ था लास्ट ईयर। तो अगर पॉइंट्स हमें पता रहेंगे तो क्वेश्चन चाहे एमसीक्यू के फॉर्मेट में है, चाहे डिस्क्रिप्टिव के फॉर्मेट में, हम सब कर ले जाएंगे। तो पॉइंट्स को सुनना जरूरी है, पीडीएफ भी आप लोग इसको पढ़ना, ठीक है। ऑफलाइन पेमेंट का मतलब हो जाएगा कि बिना इंटरनेट कनेक्शन के, उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। देश के 16-17 शहरों में 4 महीनों के लिए, कितने महीनों के लिए? 4 मंथ्स के लिए, देश के लगभग 16-17 शहरों में 4 महीनों के लिए ये पायलट प्रोग्राम जो है वो रन किया जाएगा। ट्रायल के दौरान ऑफलाइन ट्रांजेक्शन्स की जो लिमिट होगी वो 200 रुपये पर ट्रांजेक्शन की होगी। क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा, तो ध्यान से सुन लेना आप लोग इसको ना। ट्रायल के दौरान ऑफलाइन ट्रांजेक्शन्स की जो लिमिट होगी वो 200 रुपये पर ट्रांजेक्शन्स की होगी। मैक्सिमम 5 ऑफलाइन ट्रांजेक्शन किए जा सकेंगे। कितने? मैक्सिमम 5 ऑफलाइन ट्रांजेक्शन किए जा सकेंगे। इसके साथ साथ यूपीआई ई पेमेंट की मदद से ग्राहक 2000 रुपये तक, यूपीआई ई पेमेंट की मदद से ग्राहक 2000 रुपये तक अपने ऑफलाइन पे वॉलेट में भी डाल सकेंगे, ठीक है ना। और अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस होता है तो फिर इसे आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और भी शहरों में इसे लागू किया जाएगा, ठीक है। और इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए एचडीएफसी बैंक ने M2P, मैं लिख रहा हूँ, M2P फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड को हायर किया हुआ है क्लाइंट और मर्चेंट ऐप बनाने के लिए। क्वेश्चन अच्छा था, 1-2 बार इसको वीडियो पीछे करके सुन लेना, देख लेना, पीडीएफ में भी इसको पढ़ना, कुछ और पॉइंट्स पीडीएफ में भी इसके दिए जाएंगे, ठीक है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है। जो भी पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं इस वीडियो में, अगर वो याद रहेंगे तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग किसी भी तरीके से की जाए आप लोग कर पाओगे। लेकिन अगर वो चीज़ें नहीं याद रहेंगी, उसको नोट डाउन नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग जरा से भी कुछ दूसरे तरीके से की गई तो फिर आप लोग वहाँ पर मतलब नहीं कर पाओगे क्वेश्चन ना। इसलिए मैं बार बार याद दिलाते हुए आप लोगों को चलता हूँ। फिलहाल आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। 14 फरवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हमने यहाँ पर पढ़ लिया है।
अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। पेड कोर्स अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ऐप अंडर मेंटेनेंस चल रहा है, जैसे ही होगा वो आपको बता दिया जाएगा। जब तक पेड कोर्स नहीं आ रहा है यूट्यूब पर फ्री वीडियोज़ मिलते रहेंगे, आप लोग यहाँ पर देखते रहिए। चलो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, थैंक यू।